ऋषिका, हाँ मैम। हाँ, आपने टाइम टेबल नहीं चेक किया था क्या बेटा? नहीं मैम। आज वो 1 घंटा ज्यादा किया है, वो आईसीएससी का नहीं है ना आज, तो इसलिए सीबीएसई का 1 घंटा ज्यादा कर दिया गया है। चलो, आपका एग्जाम हो गया। वो उस दिन बेटा आपने पूछा, उसके बाद मैं ये नवरात्रि चल रही थी ना, मैंने सर्च किया तुरंत तो कुछ मुझे मिला नहीं, और फिर मैं भूल गई, पूजा करने लगी, भूल गई। आपका हुआ कि नहीं वो ऋषिका? उसकी स्टोरी मैंने गूगल से लिखी है, मैं आपको बाद में भेजूंगी, आप खाली चेक कर देना कि उसका ग्रामर सही है या नहीं, क्योंकि मुझे वीडियोस में कुछ एरर्स लग रहे थे। नहीं, तो अभी तक वो तो आपको 1-2 दिन में भेजना था ना, अभी भेजा नहीं आपने? वो लिख के रखा है, हमने टाइम थोड़ा एक्सटेंड किया क्योंकि सब बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ ना। हाँ, अभी नहीं आया। अच्छा ठीक है, फिर चेक करते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे बेटा ऋषिका? यस मैम, मैं बोल रही थी कि सब बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसलिए हमने टाइम थोड़ा एक्सटेंड करके दिया है अभी, तो मुझे भी और टाइम मिल गया उसकी वजह से। ठीक है। हाँ, तो हमने टाइम टेबल में जो दिया है 7 ये 5:20 to 6:20, फिर 6:30 to 7:30, 7:35 to 8:35 ये हमारा टाइम। तो अभी कर चले हम फिदा, बाद में कारतूस, और फिर आत्मंत्रण, ये तीनों टॉपिक्स आज करने वाले हैं। हाँ, क्या उसमें टाइम टेबल में दिख रहा है क्या? हाँ लिखा हुआ है, टाइम के सामने डिस्क्रिप्शन में सब लिखा हुआ है। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन वो कभी कभी वो सेम चीज हम लोग कभी ज्यादा हो जाता है, कभी पहले ही खत्म हो जाता है, वो साइड में देखेंगे। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले कर चले फिदा अपने को करना है। ठीक है, कर चले फिदा आपके ये कविता में है। और ये कविता किस पर है? जब हमारे देश के सैनिक जो है वो बॉर्डर पर युद्ध करते करते, यानी लड़ाई करते करते, जब वो उनको चोट लग जाती है और उनको ये लगता है कि अब तो मेरी जान जाने ही वाली है, और फिर उस समय वो क्या बोलते हैं अपने दूसरे सिपाही दोस्तों से और देशवासियों से ये कहना चाहते हैं कि मैं तो अब जा रहा हूँ, अब इस देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है, ऐसा वो बोलते हैं। इसलिए ये कविता ये कविता जो है ये गीता फास्सी जी ने गाई है। और किसके लिए गाई है? कि जब हमारे देश के सैनिक किस तरह से शहीद होने लगते हैं, तो ये एक हकीकत मूवी बनी है जो कि उस पर फिल्माई गई। हमारे देश में जब चीन का युद्ध हुआ था उस समय की घटना का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो कि हकीकत मूवी में ये गाना आपको देखने को मिलेगा। आपने सुना ये गाना क्या पहले भी? नहीं मैम। पहले क्या 26 जनवरी और 15 अगस्त को हर स्कूल में ये गाना, मतलब इस तरह का देशभक्ति गीत जो है वो चलता ही था। कर चले हम फिदा, जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ऐसा करके गाना होता है, मतलब है। और ये पहले गाना स्कूल में जरूर लगता था 15 एंड 26 को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो ये कविता में हम लोग सबसे पहले देखेंगे और कविता के माध्यम से जानेंगे कि ये कविता किसने और किस लिए लिखी है। ठीक, इस कविता के कवि हैं कैफी आजमी। ठीक है, बुक है ना आपके पास अभी? ठीक है, मैम आज मैं एक ही स्टूडेंट हूँ क्या? क्या बेटा? मैम आज मैं एक ही स्टूडेंट हूँ क्या? हाँ, वो बाकी के अभी आए नहीं, मुझे लगता है उन लोगों ने भी टाइम टेबल नहीं देखा अभी, वो भी बाद में उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। कॉल किया गया तो उनका स्विच ऑफ या कुछ तो है ना। ओके मैम। हाँ, तो अभी तो आप अकेले हो सकता है इसके बाद वो लोग अपने टाइम पर जैसा आते हैं इस तरह से 6:30 आ जाए। ओके। कैफी आजमी। अतहर हुसैन, सबसे पहले हम लोग कवि का परिचय पढ़ेंगे। अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी नाम से मशहूर हुए। इनका नाम अतहर हुसैन था, लेकिन बाद में ये कैफी आजमी के नाम से
फेमस हुए। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। जो उर्दू कवि थे उनकी श्रेणी में पहली लाइन में, जैसे होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब सीक्वेंस में, उसी तरह से तो ये पहली श्रेणी में आते थे। कैफी की कविताओं में एक ओर सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले, युवावस्था मतलब जब ये यंग थे उस समय ये जो ये करते थे, शेरो शायरी करते थे, उसमें उन्हें वाहवाही मतलब तारीफ मिलती थी। पाने वाले कैफी आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं, और इन्होंने शायरी के साथ साथ फिल्मों के लिए यानी ये मूवीज के लिए भी गाने लिखे हैं, फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए मतलब यहाँ से चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। कैफी के 5 कविता संग्रह झंकार, आखिरे शब्द, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो प्रकाशित हुए। अपने रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया और इनको कई पुरस्कार भी मिले। कैफी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। अभी तक क्या होता है कि अगर फैमिली में एक डॉक्टर बना तो उसकी आगे वाली जनरेशन भी डॉक्टर बनी, या एक टीचर बना, जरूरी नहीं है, कोई चीज 100% नहीं होती बेटा, बट ज्यादातर ऐसा होता है कि जो पहले के हैं वही आगे वाले भी करते हैं। वो घर में देखते देखते सीख जाते हैं, या फिर उसी तरह से, और खासकर सिंगर एक्टर ये सारी चीजें तो होती ही। तो इसी तरह से इनके तीनों बड़े भाई क्या थे, शायर थे, और पत्नी शफकत आजमी, बेटी शबाना आजमी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। शबाना आजमी का नाम सुना है? हाँ, तो इनकी बेटी थी, अब मशहूर अभिनेत्रियां हैं। आगे अब हम लोग आते हैं इसमें बुक चैप्टर पर, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा लास्ट वाला ये पाठ प्रवेश का देख लेंगे। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। जो सैनिक युद्ध के लिए शहीद होते, अपने देश के लिए शहीद होते युद्ध करते करते, ये उन्हीं के लिए लिखा गया है। उन्हीं के लिए लिखा गया है, क्योंकि इनमें उन्हें वे अपेक्षाएं हैं, वे अपने देशवासियों, और इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, क्योंकि इनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं। वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए मैम ये कौन से पेज है, पाठ प्रवेश में? हाँ, पाठ प्रवेश का लास्ट पैराग्राफ, पूरा मैंने नहीं रीड किया, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट का सिर्फ आपको बताने के लिए थोड़ा सा किया है, ठीक है। तो लास्ट लाइन, इसकी सेकंड लास्ट लाइन देखिए, इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि क्या हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर कहने का है कि जो सैनिक जब शहीद होने लगता है, मरने की स्थिति में होता है, तो अपने दूसरे सैनिक साथियों से बोलता है कि अब तो मैं जा रहा हूँ, अब मेरे बाद इसको संभाल कर रखने की, यानी इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और सिर्फ अपने सैनिक साथियों से ही नहीं, वो बाकी के सारे देशवासी जो हैं, भारत देश के निवासी जो हैं, उनसे भी ऐसी अपेक्षा रखता है, ठीक है। अब मेन चैप्टर में आइए बेटा, कविता पर। कर चले हम फिदा, यहाँ पर है कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर जानो तन मतलब जान और तन, फिदा मतलब निछावर। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि जब सैनिक शहीद होने को होता है, उस समय की घटना है जब अपना देश आजाद हो, मतलब ये चीन से युद्ध हो रहा था, उस समय सैनिक को जब चोट लगी, और आपको पता है कि सबसे ज्यादा कहाँ से सुरक्षा करते हैं अपने देश की, का बॉर्डर किधर है? नॉर्थ में सियाचिन, जम्मू कश्मीर, उधरी से करते हैं ना सुरक्षा, और वहां ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो उसी के आधार पर ये कहानी भी लिखी गई है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, फिदा मतलब
कि हम अपने जान को क्या कर चले, निछावर कर दिए हैं, जान और तन को निछावर कर दिए हैं। साथियों अब तुम्हारे हवाले, अब मेरे जाने के बाद इस देश की सुरक्षा, ये इस देश की देख रेख तुम्हारे हाथों में है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। सांस थमती मतलब सांस जब ज्यादा ठंडी जगह पर हम लोग जाते हैं, जहां पर ज्यादा ठंडा होता है, वहां पर क्या सांस ऐसा बिल्कुल अच्छे से नहीं आती ना, थोड़ा सा जब क्लियर मतलब उसको सांस के लिए कभी आप ठंडी जगह पर गए हो ऋषिका? ऋषिका 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 आपको आवाज आ रही है? ऋषिका आवाज आ रही बेटा? ऋषिका आवाज आ रही बेटा? अभी आप बिल्कुल शांत हो गए थे, मुझे लगा आप हो रही। आगे पढ़ो। हाँ मैम। अब कर चले फिदा जानूतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। ठंडी जगह पर जब हम जाते हैं तो हमारी सांस को ठंड की वजह से बिल्कुल अच्छे से नहीं आती, वो रुक रुक कर आती है। तो उसी के लिए कहा गया सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। नब्ज मतलब ये जो नसें होती है वो जम रही है, मतलब जमने जैसी हो रही है। ठंड जब ज्यादा होता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉडी अकड़ गई है, वो काम नहीं कर रहा है उस तरह से। तो यहाँ पर उसी चीज के लिए कहा गया कि नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। उसके बाद भी हमने अपने बढ़ते हुए कदम को, आगे बढ़ते हुए कदम को रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। अब यहाँ पर वो जो शहीद होने वाला सैनिक है, जो शहीद होने की स्थिति में है, वो क्या बोलता है कि हमारे सिर कट गए, फिर भी हमारे कदम नहीं रुके, हम आगे बढ़ते ही रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हमारे सिर कट गए उसका हमें कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं है। पर सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हिमालय का सर किस चीज का प्रतीक है? मान और सम्मान का। इंडिया के मैप में हिमालय क्या है? सिर है। और नीचे क्या है? ये आपका पैर, ऐसा कविता में बताया जाता है। तो सिर को क्या मानते हैं? मान और सम्मान का प्रतीक मानते हैं। तो इसके लिए शहीद ने बोला है कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, लेकिन अपने देश के मान सम्मान को हमने झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बापन साथियों। यहाँ पर क्या है कि मैं मर रहा था, मतलब मेरी जान जाने को थी, फिर भी हमारे अंदर एक अलग जोश था। मरते मरते रहा बापन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ तक क्लियर बेटा? ऋषिका
हम इस सेंटेंस का एक बार वापस बता सकते हो? मरते मरते रहा बागपन साथियों। हाँ, मरते मरते रहा मतलब मैं मरने की स्थिति में था, यानी उसको चोट, सैनिक को चोट लग चुकी थी और उस एकदम ऐसी स्थिति में था कि वो कभी भी मर सकता था, लेकिन फिर भी वो अपने कदम को रुकने नहीं दिया। वो आगे युद्ध को यानी दुश्मन को भगाने के लिए आगे बढ़ता रहा, उससे सामना करने के लिए आगे बढ़ता रहा। कि मरते मरते रहा बागपन, बागपन मतलब जोश, ये होता है ना युवाओं का जो जोश होता है, उसके लिए बागपन शब्द का प्रयोग किया है। कि मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैं मर रहा था, फिर भी हमारे अंदर अपने देश के लिए जोश था, एक अलग जोश था। और लेकिन अब यह देश तुम्हारे हवाले है। ठीक है, क्लियर बेटा? हाँ। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर इसमें क्या कहा गया कि जिंदा रहने का समय तो बहुत आएगा, लेकिन जान देने की रुत रोज आती नहीं। लेकिन इस तरह से अपने देश के लिए इस तरह से जान देने की रुत यानी मौसम रोज नहीं आता। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें। हुस्न मतलब सुंदरता, इश्क मतलब प्रेम। इन दोनों को रुसवा करें यानी इनको अलग करके, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, ऐसी चीजों को दूर करके जो इंसान अपने देश के लिए आगे नहीं बढ़ता। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, आज हमारी जो धरती है वो क्या है, दुल्हन के रूप में है। हमारे भारत, हमारी जो भारत भूमि है वो किसके रूप में है, दुल्हन के रूप में है। और उसकी सुरक्षा करना हम सभी का धर्म है, ऐसा तो सैनिक कहता है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, क्या बेटा? हम ये वाला जो लाइन है ये हुस्न वाला, ये वाला एक बार वापस बता सकते हो? हाँ, हुस्न मतलब बेटा होता है सुंदरता, इश्क मतलब प्रेम। ये दोनों चीज को मतलब इस उम्र में अपने शरीर को जो अपने देश की प्रेम में ना लगाए, इसकी सुंदरता और इसके प्रेम में ना लगाए, वो वो जवानी जो खून में नहाती थी, मतलब अपने देश की सुंदरता और प्रेम में जो खून से, ये जवानी का जो हमारा शरीर है वो अगर खून से नहीं नहाता तो आज वो किसी काम का नहीं। ऐसा वो कहने का है कि वो किसी काम का नहीं। यहाँ पर किसको, अपनी धरती को उन्होंने दुल्हन के रूप में बोला है। तो दुल्हन से यानी अपनी धरती से जो प्रेम नहीं करता, उसकी सुंदरता से उससे प्रेम नहीं करता, वो जिंदगी बेकार, ऐसा वो कहने का उनका अर्थ है। जब आप इसकी क्वेश्चन आंसर करोगे बेटा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज धरती बनी है दुल्हन, आज उन्होंने क्या बोला कि ये हमारी जो भारत भूमि जो धरती है वो दुल्हन के रूप में है और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और फिर उन्होंने अपने साथी से यानी देशवासियों से भी कहा कि अब यह तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा तुम्हारे हाथ में है। क्लियर? हाँ मैम। मैम रुस्वा क्या होता है? रुस्वा करना मतलब उससे अलग, दूर हटना। एक सेकेंड में बेटा इसका और क्लियर आपको शब्द बताती हूँ। रुस्वा, रुस्वा मतलब बदनाम। ठीक है, रुस्वा मतलब होता है बदनाम। जाने देने की रुत रोज आती नहीं, कृष्णा और इसको दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो घूमे नहाती नहीं। इन दोनों को बदनाम करके जो जवानी घूमे, यानी वही धरती माता के लिए बात हो रही है कि जो अपनी इसकी रक्षा के लिए अपने शरीर नहीं त्यागता वो बेकार है, कहने का इसमें है। मैं आपको इसका बुक वाला लैंग्वेज भी बताती हूँ, लेकिन इस तरह से एक बार समझ लो। आज धरती बनी, अब धरती के लिए बोला गया कि आज उसको दुल्हन के रूप में देखा गया और दुल्हन की सुरक्षा करना कर्तव्य होता है लोगों का। तो इस तरह से वो अपने देशवासियों, अपने सैनिकों से बोलता है। राह कुर्बानियों की ना वीरान। अब यहाँ पर सैनिक क्या कहना चाहता है कि जो हमारी राह, राह मतलब रास्ता है, कुर्बानी देने की, कुर्बानी देना मतलब अब किसी चीज के लिए जान दे देना, तो उसको कुर्बानी बोलते हैं। तो राह कुर्बानियों की ना वीरान, वीरान मतलब सुनसान ना हो, मतलब खाली ना हो। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, यानी एक काफिला आगे बढ़ता है, अगर उस मर जाता है, उसको चोट लग जाती, कुछ भी होता है, तो ऐसा ना हो कि पीछे पीछे फिर खाली हो जाए। एक के बाद ऐसा एक
ग्रुप समूह युद्ध के लिए आगे जाते ही रहना मैम चाहिए। ये तो लाइन नहीं समझे मुझे, राह कुर्बानियों की वीरान हो। हाँ, एक सेकंड। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, यहाँ पर वो सैनिक जो मृत्यु के समीप है वो क्या बोल रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मेरे पीछे, अब क्या होता है कि अगर ऐसा नहीं है कि एक गया मर गया तो बस हो गया, बाकी डर कर बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक के बाद एक ऐसे आते, एक एक नहीं जाएंगे, यानी समूह में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे। तो कहने का मतलब कि ऐसा ना हो कि रास्ता खाली पड़ जाए, सुनसान हो जाए, कि एक गया तो गया, जाने तो बस। एक के बाद एक के बाद एक, मतलब ऐसा ग्रुप बनाकर सब अपने दुश्मनों से सामना करते रहना, मुकाबला करते रहना। तो उसी के लिए कहा गया कि कुर्बानी, यानी अपने जान को जो देते हैं उसी को कुर्बानी बोलते हैं ना, अपने देश के लिए या किसी चीज के लिए जो अपने प्राण देते हैं, कुर्बानी कहा जाता है। तो राह कुर्बानियों की ना वीरान, वीरान मतलब खाली नहीं होनी चाहिए, शांत नहीं होनी चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, अगर एक जाता है और फिर दूसरे की जरूरत है तो आगे पीछे आते रहना, वो खाली नहीं होनी चाहिए। फतह का जश्न, फतह मतलब जीत, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। हमारे जीत की खुशी कब है? जब हम दुश्मनों को हरा देंगे। तो फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जब हम अपने शहीदों की काफिले क्या होता है? काफिले तुम सजाते रहने काफिले, समूह, बेटा झुंड, ग्रुप। तो ठीक। मतलब इस कुर्बानियों की जो राह है, जो लोग खुद को कुर्बान कर रहे हैं वो खाली ना हो, उसमें हाँ, अलग अलग समूह बना के जाते रहे। यस, अभी जहां पर एक सैनिक तो मरने वाला है वही ये कह रहा है ना कि राह कुर्बानी होती, मतलब मैं तो कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं तो कुर्बान, मतलब अपने देश के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो मेरे पीछे बाकी लोग आते रहना, ऐसा ना हो कि वो रास्ता खाली हो जाए, कुर्बानी का रास्ता यानी वीरान नहीं होना चाहिए। ठीक है। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, एक के बाद एक नया ग्रुप बनाते रहना और आते रहना। फतह का जश्न, जीत की खुशी इस खुशी के बाद है, जब हम अपने दुश्मनों को भगा देंगे तभी हमारे जीत की खुशी है। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। अब यहाँ पर वो मरने की स्थिति में है, तो इसलिए बोलता है कि यहाँ पर जिंदगी और मौत जो है वो गले मिल रही है, यानी मैं मरने की स्थिति में हूँ, या फिर जो आएगा वो भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर जिंदगी और मौत एक दूसरे से गले मिल रही है। क्लियर? तो मैम मतलब ये बोल रहे हैं जीतने का जश्न, इसमें है कि जिंदगी और मौत मिल रहे हैं। देखो क्या कहा गया कि जिंदगी जीत का जश्न कब है? जब हम अपने दुश्मनों को भगा लेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्बानी देंगे, कुर्बानी मतलब कुछ लोग देंगे, तो जो बाद में जो लोग रहेंगे वो उसकी खुशी मनाएंगे, यानी देश को आजाद होने की खुशी मनाएंगे। तो पहले कुर्बानी देने का जश्न है, उसको भी वो खुशी के रूप में बता रहे हैं कि कुर्बानी देने का जश्न पहले है, उसके बाद जीत की खुशी मिलेगी। उसी के लिए है कि फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, यानी जब हम अपनी कुर्बानी देंगे उसके बाद हमें जीत की खुशी मिलेगी। वो तो चले जाएंगे लेकिन बाकी के लोगों को खुशी मिलेगी, ऐसा वो कहना चाहते हैं कि इसके बाद वो खुशी मिलेगी। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, यहाँ पर क्या हो रहा है? हम अपने देश को आजाद कराने के लिए मौत जो है वो किससे? जिंदगी से। आदमी अपनी जान लेकर जा रहा है और वहां पर युद्ध में वो मारा जा रहा है, तो इस तरह से वो जिंदगी और मौत से गले मिल रही है। बेटा मैं आपको बुक वाली लैंग्वेज भी अभी एक बार बताती हूँ, ठीक है? बुक में क्या लिखा है उस तरह से। बांध लो अपने सर से कफन साथी, अब यहाँ पर क्या कहा है? सिर पर कफन बांधना, ये मुहावरा है। आपको बताया गया बेटा कि आपके चैप्टर से मुहावरे आएंगे, ज्यादातर आपकी बुक से ही मुहावरा आएगा। तो यहाँ पर ये कफन, बांध लो अपने सर पर कफन साथी। कफन का मतलब क्या होता है? मरने के लिए तैयार रहना। सिर पर कफन बांधना मतलब मरने के लिए तैयार रहना। तो यहाँ पर सैनिक क्या बोल रहा है कि तुम लोग अपने सिर पर कफन बांध लो। कफन मतलब मरने के लिए तैयार रहो, अपने देश की रक्षा के लिए मरने को तैयार रहो। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब यह जो वतन है, यह जो देश है, वह तुम्हारे ही हवाले है, मैं तो जा रहा। क्लियर? हाँ मैम। ठीक।
खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। अभी यहाँ पर वो सैनिक क्या बोलता है कि अपने खून से जमीन पर लकीर, लकीर मतलब लाइन खींच दो। कैसी? जैसे कि रामायण में लक्ष्मण ने सीता के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसी तरह से इसके लिए तुम लाइन खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। इस तरफ आने पाए न रावण कोई, और हमारे तरफ, इस तरफ मतलब अपनी तरफ, अपने देश की तरफ कोई भी रावण, रावण मतलब कोई भी दुश्मन आने ना पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। हाथ उठना मतलब मारना, कोई हमें मारने के लिए हाथ उठाता है तो उसको यहाँ से हटा दो। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, अगर किसी का हाथ हमारे ऊपर उठने लगे यानी कोई हमें मारे, कोई हमें तंग करे, तो उसके हाथ तोड़ दो। कोई से मतलब यहाँ दुश्मन से है। छू न पाए सीता का दामन कोई, और यहाँ पर सीता किसको? अपनी धरती माँ को बोला गया है। तो सीता का दामन यानी अपनी धरती माँ को कोई भी छूने ना पाए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, तुम ही राम और तुम ही लक्ष्मण हो। जिस तरह से राम और लक्ष्मण ने सीता की मतलब बचाई थी, सुरक्षा की थी, उसी तरह से तुम ही इसके राम और लक्ष्मण हो, तुम्हें ही इसकी सुरक्षा करनी है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यह अब जो वतन है यह अब तुम्हारे हवाले है। ऐसा क्यों कह रहा है कवि? मतलब कि कविता कहने का मतलब है कि सैनिक जब मृत्यु को प्राप्त होने वाला यानी मृत्यु के करीब था, तो वो अपने दूसरे सैनिकों और देशवासियों को यह संदेश देकर मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी वो मरने की स्थिति में था तब ये संदेशा दे रहा है। ठीक है, एक बार आप बुक वाली भाषा भी देख लो बेटा, कविता का सार जो है। युद्ध भूमि में सैनिक देश का पर प्राण निछावर करते समय, बुक की भाषा सुन लो बेटा। युद्ध भूमि में सैनिक देश पर प्राण निछावर करते समय अपने साथियों से कहते हैं, हे साथियों, अब हम अपनी जान और शरीर देश पर निछावर करके इस संसार से जा रहे हैं। अब हमारी सांस और नब्ज रुकने ही वाली है, इसके बावजूद हमने अपने बढ़ते कदमों को रुकने नहीं दिया, अर्थात हम मरते दम तक सक्रिय रहे, यानी युद्ध करते रहे। देश की रक्षा में हमारे देश भले ही देश की रक्षा में हमारे सिर भले ही कट गए हों, पर इसका हमको रंच मात्र भी दुख नहीं। रंच मात्र मतलब बिल्कुल भी, तनिक भी, थोड़ा सा भी दुख नहीं। हमें इस बात का गर्व है कि हमने हिमालय पर्वत के सिर को झुकने नहीं दिया। चीन का हमला 1962 में हिमालय की ओर से हुआ था। ये उसे युद्ध के बाद की कविता है, और वो हकीकत। दामन मतलब क्या होता है? दामन क्या बेटा? दामन का मतलब क्या होता है? दामन मतलब बेटा हाथ। छू ना पाए सीता का दामन कोई, दामन मतलब उसके हाथ को कोई छूने ना पाए, यानी उसको कोई टच ना करने पाए। ठीक है। यस। चीन, हाँ, चीन का हमला 1962 में हिमालय की ओर से हुआ था। हमने देश के सम्मान को चोट नहीं पहुंचने दी, मरते दम तक हमारा बापपन कायम रहा। हम जरा भी नहीं घबराए, अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम ही इसकी रक्षा करना, ऐसा वो सैनिक कहता है। इसके बाद है देश की रक्षा करते हुए सैनिकों को गर्व होता है। वे कहते हैं, जिंदा रहने के तो बहुत अवसर आते हैं, पर देश पर कुर्बानी देने का मौसम कभी कभी आता है। जवानी की सार्थकता यह है कि वह देश की रक्षा के लिए अपना रक्त बहाए। जो इससे बचता है वह सौंदर्य और प्रेम दोनों को बदनाम करता है। समझ में आया बेटा? ये यहाँ पर था ना, कृष्ण और विश्व दोनों को रुस्वा करे, यानी वो सुंदरता और प्रेम दोनों को बदनाम करता है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, इसे हमें इसी का वर्ण करना है, इसकी मांग अपने खून से भरनी है। साथियों, अब यह काम तुम्हारे ऊपर है, मरने से पहले हम यह देश तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। समझ आया यहाँ पर बेटा? हाँ। आगे का देखिए। सैनिकों का कहना है कि हम जो कुर्बानी दे रहे हैं उसका सिलसिला चलते रहना चाहिए। यहाँ पर है ना राह कुर्बानियों वाला, उसका अर्थ है ये। सिलसिला चलते रहना चाहिए, कुर्बानियों का रास्ता सुनसान नहीं होना चाहिए। हमारे जाने के बाद तुम नए काफिले सजाकर
देश के लिए भिजवाते रहना। इस कुर्बानी के बाद जीत का उत्सव मनाने का मौका मिलने ही वाला है। जिंदगी मौत का वर्ण करने जा रही है, अर्थात हम तो मौत को गले लगाने वाले हैं। साथियों, तुम्हें भी अपने सिर पर कफन बांधकर बलिदान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम्हें को इसकी रक्षा करनी है। लास्ट वाला है जिसमें ये है कि खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, उसका है। सैनिक अपना अमर बलिदान देने से पूर्व अपने साथियों से कहता है कि तुम अपने खून से इस धरती पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दो ताकि यह धरती सुरक्षित हो जाए। इस रेखा को पार करके आने का कोई भी रावण अर्थात शत्रु साहस ना कर पाए। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता की ओर उठे तो उसे तोड़कर रख दो। सीता के पवित्र दामन को छूने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाए, अर्थात किसी की यह हिम्मत ना हो कि वह देश की अस्मिता से खिलवाड़, अस्मिता मतलब इज्जत से उसकी खिलवाड़ कर सके। हे सैनिकों, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, अर्थात इस देश की रक्षा का पूरा भार तुम पर ही है। तुम्ही को सभी प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना होगा। अब यह देश तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रहे हैं। समझ आया बेटा? हाँ मैम। ओके। ऋषिका, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा हम लोग इसके बाद। अभी आपका 10 मिनट का ब्रेक है ना, दिख रहा है? हाँ, तो वो 10 मिनट का जो ब्रेक आपका मिलेगा उसके बाद टाइम पर आइए, शायद तब तक बाकी के लोग भी आ जाएं जिन्होंने टाइम टेबल नहीं देखा है। तो हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? और फिर आज हो जाएगा, आज तो अपना 3 घंटे का है। तो इसके बाद कौन सा चैप्टर है? आत्मत्राण। आत्मत्राण है और कारतूस है, उसमें से स्पर्श गद्य से। तो कौन सा करना पसंद करो, मतलब कौन सा करना है? आत्मत्राण करना रहेगा या फिर कारतूस? मैम मुझे दोनों चैप्टर्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो कुछ भी करवा दो पहले। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो पहले इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं कारतूस या जो भी रहेगा आत्मत्राण कर लेंगे, ठीक है? दोनों ही लास्ट चैप्टर है, स्पर्श के गद्य का वो और पद्य का वो। ठीक, चलो 10 मिनट का ब्रेक है, आप भी कुछ चाय कॉफी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, हाँ मैम। ओके बेटा।
ऋषिका, हाँ मैम। हाँ बेटा चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर। मुझे लगता है उन लोगों का एग्जाम है या पता नहीं, या फिर लेट आएंगे। एक क्वेश्चन है, क्या सॉरी, कर चले हम पिता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, ये पहले लिख लो, इससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। कर चले हम पिता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, इसका आंसर मैं डिक्टेट करूंगी, बेटा लिखो। कर चले हम पिता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। आंसर, इस गीत को सुनकर हमें, क्वेश्चन हो गया, आंसर लिखिए। इस गीत को सुनकर हमें देश हित, इस गीत को सुनकर हमें देश हित बलिदान, देश हित बलिदान और संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। इस गीत को सुनकर हमें देश हित बलिदान और संघर्ष की प्रेरणा, संघर्ष करने की प्रेरणा, संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। पूर्ण विराम, संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है, पूर्ण विराम। जब देश पर कोई विदेशी, जब देश पर कोई विदेशी आक्रमणकारी, जब देश पर कोई विदेशी आक्रमणकारी, जो वर्ड डिफिकल्ट लगेगा पूछ लेना। जब देश पर कोई विदेशी आक्रमणकारी चढ़ आया हो, जब देश पर कोई विदेशी आक्रमणकारी चढ़ आया हो, कॉमा, चढ़ आया हो, कॉमा, तब हमें जी जान लगाकर, आक्रमणकारी चढ़ आया हो, कॉमा, तब हमें जी जान के बीच में योजक चिन्ह आएगा, तब हमें जी जान, इस तरह से, तब हमें जी जान लगाकर देश की रक्षा करनी चाहिए, तब हमें जी जान लगाकर देश की रक्षा करनी चाहिए, पूर्ण विराम। तब हमें जी जान लगाकर देश की रक्षा करनी चाहिए, पूर्ण विराम। युद्ध में चाहे कितने भी संकट आए, युद्ध में चाहे
कितने भी संकट आए, कॉमा, युद्ध में चाहे कितने भी संकट आए, कॉमा, चाहे बर्फीली आंधियों का संकट आए, कॉमा, चाहे बर्फीली आंधियों का सामना करना पड़े, चाहे बर्फीली आंधियों का सामना करना पड़े, कॉमा, कहां पर हो अभी बेटा? चाहे बर्फीली आंधियों का सामना करना पड़े, कॉमा, चाहे सांस रुक जाए, चाहे सांस रुक जाए, कॉमा, नसें जम जाएं, कॉमा, सांस रुक जाए, कॉमा, नसें जम जाएं, कॉमा, मौत सामने, नसें जम जाए, कॉमा, मौत सामने आ जाए तो भी, मौत सामने आ जाए तो भी हमें, मौत सामने आ जाए तो भी हमें बलिदान देने से पीछे, सामने आ जाए तो भी हमें बलिदान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए, तो भी हमें बलिदान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। पूर्ण विराम, तो भी हमें बलिदान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए, पूर्ण विराम। भारत भूमि हमारे लिए, ऋषिका डिफिकल्ट वर्ड नहीं समझेगा जो पूछ लेना बेटा। भारत भूमि हमारे लिए दुल्हन के समान है, दुल्हन के, दुल्हन कैसे लिखते हैं? दुल्हन के समान है, भारत भूमि हमारे लिए दुल्हन के समान है, पूर्ण विराम। हमें ही इसकी रक्षा करनी है, हमें ही इसकी रक्षा करनी है, हमें ही इसकी रक्षा करनी है, पूर्ण विराम। हमें ही इसकी रक्षा करनी है। ऋषिका यहाँ तक हो गया? हाँ ओके, हमें ही इसकी रक्षा करनी है, पूर्ण विराम। यदि यह सीता है तो, यदि यह सीता है तो हम ही राम लक्ष्मण हैं, यदि यह सीता है तो हम ही राम लक्ष्मण हैं, पूर्ण विराम। तो हम ही राम लक्ष्मण हैं, पूर्ण विराम। हमें एक के बाद तो हम ही राम लक्ष्मण है, पूर्ण विराम। हमें एक के बाद एक बलिदानी, हमें एक के बाद एक बलिदानी काफिले तैयार करने हैं, हमें एक के बाद एक बलिदानी काफिले तैयार करने हैं, ताकि हमें एक के बाद एक बलिदानी काफिले तैयार करने हैं, ताकि आखिरी दम तक, ताकि आखिरी दम तक हम देश की रक्षा में, ताकि आखिरी दम तक हम देश की रक्षा में काम आ सके, ताकि हम आखिरी दम तक देश की रक्षा में काम आ सके, पूर्ण विराम। ये आंसर कंप्लीट हो गया बेटा।
अक्षर, अक्षर, अक्षत क्लास में क्यों नहीं आए आप? अक्षत आप क्लास में हो या नहीं? लॉगिन करके गायब हो? अक्षत, नो रिप्लाई। कुछ तो बोलो। चैट कुछ तो करो बाबा, समझ में आया आप हो भी कि बस लॉगिन करके बैठे हो? चलो छोड़ो, ये हो गया ना आपका ऋषिका? हाँ, आगे का क्वेश्चन लिखो बेटा। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग, कवि ने, क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? प्रयोग किसके लिए, किसके लिए किया है? कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? किसके लिए किया है अभी बताया था बेटा, याद है आपको? ऋषिका, हाँ देशवासियों के लिए। हाँ, अपने सैनिक साथियों और देशवासियों दोनों के लिए किया है। सबसे पहले तो अपने सैनिक साथियों के लिए किया है, देशवासी तो बाद में, है ना? आंसर लिखिए। कवि ने इस गीत में, कवि ने इस गीत में साथियों शब्द का संबोधन, साथियों को जैसा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे आंसर में भी रहेगा। कवि ने इस गीत में साथियों शब्द का संबोधन, कवि ने इस गीत में साथियों शब्द का संबोधन सैनिकों के साथियों, हाँ ठीक है, कवि ने इस गीत में साथियों शब्द का संबोधन सैनिकों के साथियों तथा, संबोधन सैनिकों के साथियों तथा देशवासियों के लिए किया है। सैनिकों के साथियों तथा देशवासियों के लिए किया है, पूर्ण विराम। सैनिकों के साथियों तथा देशवासियों के लिए किया है, पूर्ण विराम। भारत की फौज ने, भारत की फौज के सैनिक, भारत की फौज के सैनिक, भारत की फौज के सैनिक मरते समय देश को, भारत की फौज के सैनिक मरते समय देश को, भारत की फौज के सैनिक मरते समय देश को अपने अन्य साथियों के हवाले, मरते समय देश को अपने अन्य साथियों के हवाले कर जाते हैं। मरते समय देश को अपने अन्य साथियों के हवाले कर जाते हैं, पूर्ण विराम।
साथियों के हवाले कर जाते हैं पूर्ण विराम। वैसे यह संबोधन, वैसे यह संबोधन हम सभी देशवासियों के लिए है। वैसे यह संबोधन हम सभी देशवासियों के लिए है। वैसे यह संबोधन हम सभी देशवासियों के लिए है पूर्ण विराम। हम देशवासियों में छोटा ही आता है या बड़ा ही? वासियों सामने छोटा रहेगा बेटा, ऐसा लिखा जाएगा देश वासियों, ऐसा देशवासियों, ठीक है, देशवासियों ऐसा सामने छोटी की मात्रा है। सभी देशवासियों, वैसे यह संबोधन हम सभी देशवासियों के लिए है पूर्ण विराम। सैनिक अपने देशवासियों से भी, सैनिक अपने देशवासियों से भी कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। सैनिक अपने देशवासियों से भी कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। सैनिक अपने देशवासियों से भी कुछ अपेक्षाएं रखते हैं पूर्ण विराम। आंसर ये कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर चले हम फिदा गीत में, कर चले कर चले हम फिदा गीत में। धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? कर चले हम फिदा गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? आंसर लिखो बेटा। इस गीत में देश के सैनिकों, इस गीत में देश के सैनिकों, अक्षत अभी आवाज आ रही मेरी? अक्षत, अक्षत अब मुझे आपके घर तक आना पड़ेगा। अक्षत, बेटा आपने ज्वाइन किया फिर भी आपकी आवाज नहीं आ रही। इतना लिख लिया रुचिका बेटा? इस गीत में देश के सैनिकों और भारत भूमि में, इस गीत में देश के सैनिकों और भारत भूमि में प्रेमी प्रेमिका का संबंध दिखाया गया है। देश के सैनिकों और भारत भूमि में इस तरह से इसमें बीच में योजक चिन्ह लगेगा, प्रेमी प्रेमिका का संबंध। ये बेटा मैं ड्रा का ऐसा लगाती हूँ, आप ऐसा लिखते हो, ये थोड़ा सा संबंध दिखाया गया है पूर्ण विराम। संबंध दिखाया गया पूर्ण विराम। जिस प्रकार दूल्हे को दुल्हन
जिस प्रकार दूल्हे को दुल्हन सुंदर और प्रिय प्रतीत होती है, दूल्हे को दुल्हन सुंदर और प्रिय प्रतीत होती है, पूर्ण विराम, वह उसकी रक्षा के लिए जान तक न्यौछावर कर देता है, वह उसकी रक्षा के लिए जान तक न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार भारतीय सैनिक भारत भूमि से बहुत प्रेम करते हैं, उसी प्रकार भारतीय सैनिक भारत भूमि से बहुत प्रेम करते हैं, पूर्ण विराम, वे उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, वे उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, पूर्ण विराम, वे उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, पूर्ण विराम। इस समानता के कारण भारत की धरती को दुल्हन कहा गया है, इस समानता के कारण भारत की धरती को दुल्हन कहा गया है। ऋषिका क्लियर? हाँ बेटा, इसके सारे जो कविता है वो तो समझ में आई है जितनी आई है, लेकिन क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको हर चीज का मतलब और कैसे आंसर करना है वो समझ में आ जाएगा। कंप्लीट हो गया ये? हाँ, लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट बोल सकते हैं। इसके बाद मैं होमवर्क होंगी, 2 क्वेश्चन और लिखूं फिर होमवर्क कर चले हम। विदा कविता का प्रतिपाद्य कर चले हम विदा। अरे वो अक्षत आया लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा, पता नहीं है क्या है, तो में आया तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो कर चले हम विदा कविता का प्रतिपाद्य संदेश अपने प्रतिपाद्य संदेश अपने शब्दों में लिखिए। कर चले हम विदा कविता का प्रतिपाद्य संदेश अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन हो गया बेटा? आंसर लिखे। इस कविता में देशभक्ति की भावना को प्रतिपाद्य या संदेश कुछ भी आएगा, कर चले फिदा कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए तो भी आपको यही आंसर लिखना रहेगा। कर चले फिदा कविता से आपको क्या संदेश मिलता है अपने शब्दों में लिखिए, ये आएगा तो भी आपको यही आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, इस कविता में देशभक्ति की भावना को
इस कविता में देशभक्ति की भावना को प्रतिपादित किया गया है। इस कविता में देशभक्ति की भावना को प्रतिपादित किया गया। क्या बोले उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। अक्षत, अक्षत, क्लास में हो तो आप कुछ भी डालो, चैट में ही डालो। अच्छा, चैट में आया कुछ तो। मैम कैन यू हियर? हाँ, नहीं सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। अक्षत, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चैट में डालो, आप लिख रहे हो। बेटा क्या प्रॉब्लम है, आप उसको सही करो ना। आपको कुछ समझ में अगर नहीं भी आ रहा होगा तो आप पूछ नहीं सकते हो, फिर ऐसा क्लास अटेंड करने का क्या। और आप यहाँ ऑफलाइन में क्यों नहीं आए? ऑफलाइन आना चाहिए आप लोगों को। इस कविता में देशभक्ति की भावना को प्रतिपादित किया गया है, पूर्ण विराम। इस कविता को पढ़कर हमें, इस कविता को पढ़कर हमें अपने देश के सैनिकों पर, इस कविता को पढ़कर हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व होता है। इस कविता को पढ़कर हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व होता है। अक्षत, नेक्स्ट लेक्चर आप ऑफलाइन नहीं आए तो आप एब्सेंट कर दिए जाओगे बेटा। आदित्य का पता नहीं वो क्यों नहीं आए, आदित्य का भी ऐसे ही सब चल रहा है। लास्ट क्लास में आप लोगों को जरूर आना चाहिए, तो सब ऐसे ही कर रहे हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया आपका इसका। इस कविता को पढ़कर हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व होता है। ओके, सबसे ज्यादा तो ऋषिका ही रिस्पॉन्स करती है हर बात का, ऑफलाइन होकर भी। अक्षत, मुझे नेक्स्ट टाइम ऐसा आप वहां पर नहीं दिखोगे, मुझे क्लास में मेरे सामने दिखोगे। आपकी आवाज भी नहीं बेटा, आप रिस्पॉन्स भी नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता आपको कुछ समझ में आ रहा है या फिर सिर्फ क्लास अटेंड कर रहा बैठ के, क्या मान। ठीक है, चलो। इन सैनिकों ने अत्यंत विषम परिस्थितियों का, उसके आगे है इन सैनिकों ने अत्यंत विषम परिस्थितियों का, विषम मतलब होता है मुश्किल, सम मतलब समान, विषम मतलब जो अनुकूल ना हो, यानी जो मुश्किल की घड़ी हो। तो इन सैनिकों ने अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए, इन सैनिकों ने अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए देश की रक्षा हेतु, देश की रक्षा हेतु अपना अमर बलिदान किया। देश की रक्षा हेतु अपना अमर बलिदान किया, पूर्ण विराम। हो गया बेटा? हाँ, बलिदान किया, मरते दम तक वे देश रक्षा के, मरते दम तक वे देश रक्षा के मरते दम तक वे देश रक्षा के प्रयास में लगे रहे। ठीक है, देश रक्षा के प्रयास में लगे रहे और अपनी इस धरोहर को, और अपनी इस धरोहर को
अपने साथियों को सौंप कर चले गए और अपनी इस धरोहर को अपने साथियों को सौंप कर चले गए और अपनी इस धरोहर को अपने साथियों को सौंप कर चले गए, पूर्ण विराम। हिमालय हमारे देश के, हिमालय हमारे देश के मान सम्मान का प्रतीक है। सॉरी, हिमालय हमारे देश के मान सम्मान का प्रतीक है, पूर्ण विराम। हिमालय हमारे देश के मान सम्मान का प्रतीक है, पूर्ण विराम। हमें किसी भी हालत में इसके सिर को, हमें किसी भी हालत में इसके सिर को झुकने नहीं देना है। हमें किसी भी हालत में इसके सिर को झुकने नहीं देना है। झुकने नहीं देना है, पूर्ण विराम। हमें किसी भी हालत में इसके सिर को झुकने नहीं देना है, पूर्ण विराम। हो गया? हो गया बेटा? ओके, चलो अभी इसके बाद एक और लिखेंगे और फिर आपको होमवर्क में दिया जाएगा। क्या कर चले हम विदा गीत की, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। क्या कर चले चले हम विदा गीत की, कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। क्या कर चले विदा गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है क्या ऋषिका? हाँ। है कुछ, क्या बताया था अभी पढ़ने के समय, कुछ थोड़ा बहुत याद है? इस गीत की क्या पृष्ठभूमि है बेटा? जब चीन का युद्ध हुआ था उसी पर आधारित है ना ये? चलो इसका आंसर, हाँ इसका आंसर लिखिए फिर और क्लियर हो जाएगा। हाँ करके कॉमा, जो ये पूछा था ना क्या, तो उसके लिए हाँ, हाँ में कैसे लिखेंगे ये ऐसा, हाँ कॉमा फिर आंसर लिखना शुरू करिए। हाँ इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हाँ इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हाँ इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, पूर्ण विराम। हाँ इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, पूर्ण विराम। सन 1962 में, सन 1962, सन 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण हुआ था। सन 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण हुआ था, पूर्ण विराम।
अक्षत आप भी पूरा लिखना और नेक्स्ट लेक्चर लाकर मुझे नोटबुक दिखाना। उस युद्ध में अनेक भारतीय, सन 1962 में भारत पर चीन का आक्रमण हुआ था, पूर्ण विराम। उस युद्ध में अनेक भारतीय सैनिकों ने उस युद्ध में अनेक भारतीय सैनिकों ने सीमा पर लड़ते लड़ते, उस युद्ध में अनेक भारतीय सैनिकों ने सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राण देकर, सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राण देकर भारत के सम्मान की रक्षा की थी। सैनिकों ने सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राण देकर भारत के सम्मान की रक्षा की थी, पूर्ण विराम। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर, इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर हकीकत फिल्म बनी थी। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर हकीकत को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे बेटा, हकीकत को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, हकीकत। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर हकीकत फिल्म बनी थी, पूर्ण विराम। हकीकत फिल्म बनी थी, पूर्ण विराम। यह फिल्म चेतन आनंद ने बनाई थी, यह फिल्म चेतन आनंद ने बनाई थी, पूर्ण विराम। यह फिल्म चेतन आनंद ने बनाई थी, पूर्ण विराम। यह फिल्म चेतन आनंद ने बनाई थी, पूर्ण विराम। इस फिल्म में भारत डैश चीन, इस फिल्म में भारत चीन, ऐसा। इस फिल्म में भारत चीन युद्ध की हकीकत को, भारत चीन युद्ध की हकीकत को यथार्थ रूप में दर्शाया गया था। भारत चीन युद्ध की हकीकत को यथार्थ रूप में दर्शाया गया था, पूर्ण विराम। यह गीत कैफी आजमी ने दर्शाया गया था, पूर्ण विराम के बाद। यह गीत कैफी आजमी ने इसी फिल्म के लिए लिखा था। यह गीत कैफी आजमी ने इसी फिल्म के लिए, कौन सी फिल्म के लिए? हकीकत फिल्म के लिए, ठीक है। यह गीत कैफी आजमी ने इसी फिल्म के लिए लिखा था, पूर्ण विराम। कैफी आजमी ने इसी फिल्म के लिए लिखा था, पूर्ण विराम। इस प्रकार इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इस प्रकार इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इस प्रकार इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। कंप्लीट हो गया बेटा? ओके, अभी होमवर्क में टिक लगा लो। अब यहाँ पर जो आपके इसमें, चाहे आप टेक्स्ट बुक में देखोगे या वॉल्यूम में भी देखिए, वॉल्यूम में ही देखिए,
उसमें जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में आशय स्पष्ट करने का, तो आशय स्पष्ट करने का एग्जाम में नहीं आता, लेकिन उसी चीज को क्वेश्चन में फ्रेम करके फिर वो पूछते हैं। जैसे यहाँ पर है, छू न पाए सीता का दामन कोई, इसमें कर चले फिदा कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो नीचे इसके दिए गए हैं उसको आप लिखकर या पढ़कर जरूर पढ़ ले, मतलब याद रखना कि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप लिख सको। समझ में आया? इसी तरह से पहला वाला, मतलब इसमें 3 दिए हैं, तीनों पढ़कर या लिखने की कोशिश करना, लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। और होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 2, 6, क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 7, 2, 6, 7। और इसमें जो बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है, 2, 6, 7 करना है, बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वो आपको पढ़ लेना है। क्लियर? अक्षत, आपको भी समझ आया? हाँ ना, कुछ तो। अक्षत, अक्षत गाय क्या करेंगे? चलो अभी आज हम लोग बेटा ये वाला करेंगे, आत्मज्ञान बाद में मैं करूंगी, कविता एक आज हो गई है तो दूसरी कविता बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ग्रामर में क्या बचा है अभी आपका? ऋषिका, ग्रामर में क्या बचा है? राइटिंग स्किल या ग्रामर में? ग्रामर में तो शायद कुछ नहीं बचा, पदबंध, वाक्य रूपांतरण, समास, मुहावरे सब हो गया है। और राइटिंग स्किल में अनुच्छेद हुआ है। अच्छा, विज्ञापन के लिए शायद आपने फिर से बोला था ना? विज्ञापन और ये बचा, ईमेल बचा। हाँ, ईमेल लेखन और विज्ञापन नहीं हुआ है। तो ठीक है, चलो आज हम लोग पहले ये कारतूस चैप्टर शुरू कर लेते हैं। पतझड़ में टूटी पत्तियां भी हो गया। हाँ, लास्ट चैप्टर कारतूस कर लेंगे शुरू। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ग्रामर में ये ईमेल लेखन और विज्ञापन ये दोनों करा दूंगी। ठीक है? हाँ, तब तक हो सके वो दूसरे आदित्य नहीं आ रहे हैं, शायद उनका एग्जाम होगा बेटा, तो उसके लिए ग्रामर के लिए सब लोग रहोगे तो अच्छा रहेगा। जो होमवर्क दिया गया ये कर लेना। चलो अब हम लोग आते हैं इसमें कारतूस चैप्टर में। स्पष्ट में पेज नंबर, अभी आपकी बुक में क्या है बेटा? मेरी बुक तो पुरानी है, आप लोग निकालो अपना। स्पर्श में गद्य का लास्ट चैप्टर, हबीब तनवीर, उस पाठ के लेखक हबीब तनवीर। कारतूस का मतलब क्या होता है? क्यों बेटा, कारतूस का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कभी सुना है ये शब्द? नहीं सुना। गन में जो पीछे उसकी गोली लगाते हैं उसको कारतूस बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कारतूस इस पाठ का शीर्षक क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें वजीर अली है जो कि अंग्रेजों को अपने देश से भगाना चाहता है, अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त कर, मतलब अंग्रेजों को भगाकर अपने देश को आजाद कराना चाहता है, अंग्रेज मुक्त कराना चाहता है, और उसका नाम वजीर अली है। और वो सामने से कर्नल और लेफ्टिनेंट के पास जाकर कर्नल से उसने कारतूस मांग कर लिया, और कर्नल उसको पहचान भी नहीं पाया। पहले उसने पूछा नहीं, बाद में जब कारतूस देने के बाद वो पूछता है कि आप कौन हैं, फिर उसने अपना नाम बताया कि मैं वजीर अली हूँ, और ये भी बोल दिया कि आपने मुझे कारतूस दिया इसलिए मैं आपकी जान बख्शी करती हूँ, यानी आपके जान को छोड़ देता हूँ, नहीं तो मार भी सकता था।
यहाँ पर वजीर अली के लिए क्यों बताया गया, क्योंकि वो, हाँ एक सेकंड, वजीर अली के लिए क्या है कि इसमें वो अंग्रेज 5 महीने तक उसने शासन किया था, और जब तक उसने शासन किया अपने देश को अंग्रेज मुक्त करने का पूरा वो कोशिश किया, उतने समय तक उसने पूरा प्रयास किया, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने उसके चाचा से मिलकर उसको गद्दी से हटवा दिया, यानी उसको का शासन पद छीन लिया, और बाद में उसके चाचा यानी सादत अली गद्दी पर बैठे, जो कि ऐश पसंद आदमी थे, ऐशो आराम में जीते थे, देश में क्या हो रहा है कहाँ क्या हो रहा है इससे उनको मतलब नहीं होता था। तो ये आपकी अभी पूरी कहानी पढ़ेंगे तो वहां पर समझ आएगा। सिर्फ इसका यही है, इस पाठ का शीर्षक इसलिए कारतूस पढ़ा क्योंकि वजीर अली कर्नल के उसमें जाकर, खेमे में जाकर, यानी उनके उसमें टेंट में जाकर, जहां उन्होंने डेरा डाला था, वहां जाकर सामने से कारतूस मांग कर लाता है, इसलिए इस पाठ का नाम कारतूस पड़ा। ठीक है, यानी ये पूरी कहानी कारतूस के लिए लिखी गई है, कारतूस पर आधारित है, इसलिए इस पाठ का शीर्षक कारतूस है। अब ये कहानी भी पूरी बहुत बड़ी पूरे समय की नहीं है, सिर्फ थोड़े समय की है। जिस समय वजीर अली जाता है और कारतूस लाता है, थोड़े समय की ये स्टोरी है जो इसमें लिखी गई है। चलिए अब मेन इसमें आ जाइए, लेखक परिचय पहले पढ़ेंगे। हबीब तनवीर 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक मतलब क्या होता है? स्नातक मतलब क्या होता है बेटा? पता है किसी को? अक्षत या ऋषिका? स्नातक नहीं मैम। ग्रेजुएशन पता है ना बेटा? ग्रेजुएशन पता है? हाँ मैम पता है। 12th के बाद 3 इयर्स की डिग्री जो भी होती है उसको हम ग्रेजुएशन ही बोलते हैं ना। तो ये आपका बीए बीकॉम बीएससी ये सारी चीजें, तो ये क्या है, इसी को स्नातक हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो स्नातक की उपाधि प्राप्त की, तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने गए, और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। पेशेवर मतलब जो कि पेशा था, मतलब वो काम होता था वहां पर, उसकी स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, मतलब क्या थे? नाटककार थे, कवि थे, पत्रकार थे, और नाट्य निर्देशक यानी नाटक करने वालों को निर्देश दिया करते थे कैसे क्या करना, तो उसी के लिए लिखा है नाट्य निर्देशक। अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया। आधुनिक रूपांतर मतलब उसको आधुनिक युग में लिखा। रूपांतर मतलब क्या होता है बेटा? रूपांतर या रूपांतरण, परिवर्तित, है ना? तो आधुनिक युग में उसको परिवर्तित किया। ठीक है, अब मेन आते हैं हम लोग पाठ प्रवेश में। थोड़ा सा इसका पाठ प्रवेश पढ़ लीजिए, जैसा कि आपको बताया गया, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए। आपको पता है सबसे पहले हमारे भारत देश में कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहाँ क्या करने आए थे वो बताओ? व्यापार। व्यापार करने के लिए आए थे, और यहाँ व्यापार करने पहले तो आए व्यापार करने, लेकिन जब यहाँ आए और यहाँ आने के बाद वो क्या हो गए, उनको लगा कि हम अपना यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर लें, और उनकी चालाकी जब समझ में आ गई तब देशवासियों ने उनको भगाने की कोशिश की। आप लोगों ने तोप चैप्टर नहीं पढ़ा ना? कविता, तोप कविता नहीं, मैंने करा दिया। तोप कराया था, आप लोग नहीं थे, दोनों भी शायद नहीं थे, वो नहीं मैं थी, तो मैं थी। अच्छा हाँ, तो उसमें था ना, तोप में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की बात थी ना कि वो आए थे तो यहाँ पर अपना ये कंपनी बाग हाँ लगाए। वो कंपनी बाग खोले थे, उसमें वो तोप था, फिर उसपे वो चिड़िया, वो सब आपने वो सब बताया था। तो उन लोगों ने क्या कंपनी बाग बनाए, तोप मतलब कंपनी बाग लगाए ऐसे जगह जगह पर, फिर तोप बनाए, और वो
धीरे धीरे उनका ये हो गया था मन कि पूरे देश में अपना साम्राज्य स्थापित करें। जब ये चीज देशवासियों को पता चला तो वो उनको यहाँ से निकालने का प्रयास करने लगे, और कुछ तो सक्षम भी हो, मतलब धीरे धीरे करके वो निकालने में सफल हुए। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीजें बताई गई हैं कि जब वहां वाले आए तो यहाँ पर वजीर अली अंग्रेजों को किस तरह से निकालना चाहता है। ठीक, चलिए। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जाबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य मतलब उद्देश्य था या एम था, अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना, कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने। कंपनी मतलब वही अंग्रेजों के लिए कंपनी शब्द का प्रयोग हुआ है। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। यहाँ पर ये जो लास्ट वाला लाइन है बेटा, उसके लिए क्या है कि जब वजीर अली जाकर कर्नल से वो कारतूस लेकर आता है और फिर लेफ्टिनेंट जाकर पूछता है कि कौन था, क्या हुआ, तो वो कर्नल बोलता है कि एक जाबाज सिपाही, मतलब कोई अपने दुश्मन को इतना तारीफ करके नहीं बोलता, लेकिन जब सच होता है तो इंसान के मुंह से निकलता है। उसी तरह से कर्नल के मुंह से अपने दुश्मन के लिए ये शब्द निकला। ठीक है, अब मेन चैप्टर में हम लोग आते हैं। अक्षत को तो डाउट होगा तो भी नहीं समझ में आएगा, ऋषिका आपको बेटा कुछ रहेगा तो आप बताना। कारतूस पात्र, इसमें बताया गया कौन कौन थे, कब की बात है और क्या बात है, ये सारा इसमें बताया गया। कारतूस पात्र, कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। यहाँ पर सवार किसको बोला गया, वजीर अली को बोला गया। आप जब चैप्टर रीड करेंगे लास्ट में आपको पता चलेगा कि उनको सवार क्यों बोला गया, क्योंकि वो घोड़े पर चढ़कर सवार के रूप में कर्नल के खेमे में घुसा था, इसलिए उसको सवार के नाम से बताया गया है। बाद में उसका नाम आया, लेकिन स्टार्टिंग में वो सवार के नाम से जाना गया। अवधि 5 मिनट। अवधि मतलब समय, तो कितना समय, 5 मिनट की, पूरी कहानी 5 मिनट की। जमाना सन 1799। समय रात्रि का, समय कौन सा था, रात का समय। और जगह क्या थी, स्थान गोरखपुर के जंगल में जनरल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। अंदरूनी मतलब वो जो उन्होंने डेरा, खेमा मतलब जो डेरा डाल रखा था, जो टेंट लगा रखा था, उसके अंदर का भाग। अंदरूनी हिस्सा मतलब उसके अंदर का हिस्सा। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे थे। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे से बाहर था। खेमे के बाहर है, चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। बाहर जो है वो चांदनी रात यानी उजाली रात है, और अंदर क्या है, क्या जल रहा है, लैंप जल रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है केरोसिन ऑयल से वो लैंप जलाते थे, लैंप या लालटेन बोला जाता था, तो वो अंदर जल रहा है। कर्नल जंगल की जिंदगी, अब कर्नल यहाँ पर है, वो बोलता है लेफ्टिनेंट से, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, खेमा मतलब वही डेरा डाले हुए। सिपाही भी तंग आ गए हैं, ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। यहाँ तक क्लियर ना बेटा? मैम तो यहाँ पे ये जो वजीर अली है, इसने एक्चुअली वो कारतूस ली है और वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए जा रहा है, और वो हाथ नहीं लग रहा है इन लोगों के, रात्रि का समय है। हाँ देखो बेटा, हाँ रात्रि का समय, सुनो क्या होता है, वो पूरी कहानी अभी आप बाद में देखोगे, मतलब बाद में पढ़ोगे तो पता चलेगा, क्लियर होता जाएगा। होता क्या है, वजीर अली जो है ना, वो शासक बन के बैठा, 5 महीने के बाद उसको अंग्रेजों ने हटा दिया।
उसके चाचा से मिलकर चाचा ने उसको कुछ पैसे अंग्रेजों को दिए और फिर वो सिंहासन पर बैठा इस तरह से। और बाद में क्या हुआ, वजीर अली को वहां से क्या है, एक कोई तो शब्द है, तबादला, मतलब उनको उसको वहां से बनारस, फिर वहां से कोलकाता यानी कलकत्ता, यहाँ पर उसको भेजा जा रहा था कि ताकि वो दूर दूर रहेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन और ये बात जानने के लिए वजीर अली कहाँ गया, वकील के पास गया। वकील से जब पूछता है कि मुझे कोलकाता क्यों भेजा जा रहा है, मेरा तलब, तलब मतलब वहां पर तलब शब्द है, मेरा तलब क्यों किया जा रहा है, तो उसने सीधे शब्द में नहीं बोला, वो कुछ तो उल्टा सीधा बोला, जिसकी वजह से वजीर अली गुस्से में उसको मार डालता है। और फिर वहां से मार